जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। जब शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है, एरियर होता है बिजनेस में, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को अल्टीमेटम देती है। इन स्पाइट ऑफ रिसीविंग अल्टीमेटम्स, जब शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता तो कंपनी अपने शेयर्स को वापस ले लेती है। इसी को हम कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अपने शेयर्स को जब्त करना, वापस ले लेना। तो आइए इसमें देखते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें अमाउंट आप कैसे लिखेंगे? फॉरफीटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई कॉल्ड अप वैल्यू। अब ये कॉल्ड अप वैल्यू क्या है? जैसे मान लीजिए एक शेयर होल्डर है जिसने 2 रुपए एप्लीकेशन पे दिया, 2 रुपए अलॉटमेंट पे दिया, 3 रुपए उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, सेकंड कॉल का उसने 1 रुपए पेमेंट नहीं किया, और फाइनल कॉल मांगने से पहले ही हमने उससे अपने शेयर्स फॉरफीट कर लिए। तो हमने उस शेयर होल्डर से कितना मांगा? कॉल्ड अप, ध्यान रखिएगा, कॉल्ड अप। तो हमने 2, 2, 4, 3, 7 और 1, 8 रुपए उस शेयर होल्डर से मांगा। कॉल्ड अप कितना हो गया? 8 रुपीज पर शेयर। उसने कितना दिया डजंट मैटर। यहाँ पे कॉल्ड अप हमको लेना है, जितना हमने उससे मांगा। सिंपल वे में आप समझ लीजिए कि उस शेयर होल्डर का शेयर फॉरफीट करने से पहले जितना रुपए मांगा गया है वही कॉल्ड अप है। अब इसमें आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, जो प्रीमियम का अमाउंट हमको मिला नहीं है उसी को हम कहते हैं शेयर प्रीमियम रिजर्व अकाउंट नॉट रिसीव। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए कि ये जो 2, 2, 4, 3, 3, इसमें 1 रुपए प्रीमियम, 1 रुपए प्रीमियम, 1 रुपए प्रीमियम और 1 रुपए प्रीमियम है। शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। तो यहाँ पे कॉल्ड अप कितना हुआ? कॉल्ड अप में आप कैपिटल लेंगे केवल, प्रीमियम से आपको कोई मतलब नहीं। तो 2, 2, 3, 3, टोटल 10 कॉल्ड अप कितना हो गया? 10 रुपए पूरे। अब आप प्रीमियम देखिए, उसने एप्लीकेशन दिया तो एप्लीकेशन का प्रीमियम आपको मिल गया 1 रुपए। अलॉटमेंट का भी पेमेंट किया उसने तो 1 रुपए और मिल गया आपको। फर्स्ट कॉल उसने पेमेंट नहीं किया तो 1 रुपए आपको नहीं मिला, 1 पर शेयर हो गया। सेकेंड कॉल का उसने पेमेंट नहीं किया, उस पर भी 1 रुपए प्रीमियम है, तो टोटल प्रीमियम नॉट रिसीव्ड कितना हो गया? 2 रुपए मल्टीप्लाइड बाई फॉरफीटेड शेयर्स। 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यहां पे आप टोटल एरियर लिखेंगे। ये टोटल एरियर आपको मिलेगा कहां? जो आपने वर्किंग नोट किया होगा वहां से आप लिखेंगे, फ्रॉम वर्किंग नोट। अब जब एरियर आता है तो एरियर के समय हमने आपको बताया था कि एरियर के एडजस्टमेंट के 2 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन कॉल्स इन एरियर अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना, और दूसरा बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किए करना, मतलब जिस पे एरियर है उसका अमाउंट माइनस करके रिकॉर्ड करना। तो अगर एरियर अलॉटमेंट पे है तो शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, आप अलॉटमेंट का एरियर लिखेंगे। कॉल्स पे है, फर्स्ट कॉल पे है तो फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल है तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब इसके बाद जो भी बैलेंस बचता है ये आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट
बैलेंस। एक्चुअली ये बैलेंस है क्या? ये बैलेंस है रिसीव्ड अमाउंट। शेयर्स को फॉरफिट करने से पहले जो अमाउंट आपको मिला है वही आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये था आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री। अब जैसे आप फॉरफीचर करते हैं उसके बाद आता है री इशू, अगर क्वेश्चन में कह रहा है तो। सेकंड है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। री इशू क्या है? री इशू है जब शेयर होल्डर के शेयर्स हम फॉरफिट कर लेते हैं तो उन शेयर्स को हम दूसरे शेयर होल्डर को कंसेशनल रेट पे इशू करते हैं। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो जब हम शेयर्स इशू करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब इस बैंक अकाउंट में अमाउंट कैसे आएगा? जितने शेयर्स आप री इशू कर रहे हैं, री इशूड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई री इशू प्राइस। जिस रेट पे आप शेयर्स को इशू कर रहे हैं वो है आपका री इशू प्राइस। टू, शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल में आप अमाउंट कैसे लिखेंगे? री इशूड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई पेड अप वैल्यू। अभी पेड अप वैल्यू क्या है? पेड अप वैल्यू जितनी वैल्यू के शेयर्स को आप दूसरे शेयर होल्डर को दे रहे हैं वही है पेड अप वैल्यू। जैसे 3, 3, 2, 2 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो पेड वैल्यू 8 के लिए हम शेयर्स इशू कर रहे हैं 6 रुपए के लिए। 8 रुपए के शेयर्स के लिए हम कितना रुपए मांग रहे हैं? 6 रुपए। 8 रुपए यहां आ गए आपके, 6 रुपए यहां आ गए। या इस 8 रुपए के लिए हम 6 रुपए की जगह 9 रुपए मांग रहे हैं। तो री इशू प्राइस 9 और पेड अप वैल्यू 8। इसका मतलब ये है कि अभी जो शेयर होल्डर, नया शेयर होल्डर है जो इस री इशूड शेयर्स को खरीद रहा है, उससे हम ये 2 रुपए मांगेंगे जब हमको जरूरत होगी तब। पेड अप वैल्यू मतलब जितनी वैल्यू के शेयर्स के लिए, जो फेस वैल्यू है उसमें से जितनी वैल्यू के शेयर्स के लिए हम जितना भी पैसा मांग रहे हैं, बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, वो आपका री इशू प्राइस होगा और वो उसकी वैल्यू है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पेड अप वैल्यू है आपकी कंडीशन 1 10 रुपए और री इशू भी आप कर रहे हैं 10 रुपए में, मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में आप दे रहे हैं शेयर होल्डर को। तो आप एंट्री देखिए, आपकी दोनों एंट्री बराबर है, डेबिट में 10, क्रेडिट में 10 बराबर हो गया। कंडीशन सेकंड में आते हैं। पेड अप वैल्यू है 10 और आप री इशू कर रहे हैं 7 में। 10 रुपीज का शेयर आप कितने में मार्केट में री इशू कर रहे हैं? 7 रुपीज में। इसका मतलब 3 रुपए आपने ये कंसेशन दिया। अब जरा सोचिए 3 रुपए आप कंसेशन देंगे कहां से? इसके लिए आप इसके पहले वाली एंट्री में वापस जाइए। देखिए जब आपने पहली बार शेयर्स खरीदा था, शेयर इशू किया था, सॉरी, शेयर जब आपने इशू किया था और शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट करने से पहले जो पैसा दिया था उस पैसे को आपने एक स्पेसिफिक अकाउंट में ट्रांसफर किया था, नेम्ड शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो अब जब आप री इशू करेंगे तो उसी अकाउंट में से आप कंसेशन देंगे। याद रखिएगा जितना पैसा आपको मिला है फॉरफीचर से पहले उतना ही मैक्सिमम पर शेयर आप कंसेशन दे सकते हैं।
तो ये जो 3 रुपए का डिफरेंस आया ये किस अकाउंट से एडजस्ट होगा? ये एडजस्ट होगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर 3 रुपए। एक और कंडीशन हम देख लेते हैं। 10 रुपए पेड अप वैल्यू। इस 10 रुपए को शेयर को हम 12 रुपए में री इशू कर रहे हैं। इसका मतलब मार्केट में हमारे शेयर्स की डिमांड अभी भी ज्यादा है। इस फॉरफिटेड शेयर्स को भी हम ज्यादा रेट पे इशू कर रहे हैं। तो जब भी आप फेस वैल्यू से ऊपर इशू करते हैं तो उसको हम एक स्पेसिफिक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उस मनी को। नेम गुड शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना? डिफरेंस 2 रुपए। ये एंट्री थी आपकी री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। एकदम सिंपल है। आपका जो पेड अप वैल्यू है और जो आपकी री इशू प्राइस है दोनों में जो डिफरेंस है उसको आप किससे एडजस्ट करेंगे? या तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट से एडजस्ट करेंगे या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से आप एडजस्ट करेंगे। री इशू करते समय कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है फुल्ली पेड अप, इसका मतलब री इशू किस पे होगा? फेस वैल्यू पे होगा। फुल्ली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू, याद रखिएगा। फुल्ली पेड अप मतलब फेस वैल्यू। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो इफ paid up value is not given। अगर क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं, जैसे क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि री इशूड 1000 फॉरफिटेड शेयर्स फॉर ₹9 ईच, पेड अप कितना है? इंफॉर्मेशन नहीं। तो उस कंडीशन में जो आपका उस शेयर का कॉल्ड अप होगा वही आपका क्या माना जाएगा? पेड अप। मतलब फॉरफिचर करने से पहले हमने उस शेयर से पे जितना मांगा वही उसकी पेड अप वैल्यू यहां पे भी होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट ऑन री इशू। जब आप री इशू करेंगे तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? नॉर्मल वे में हमने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि जितना हमको फॉरफिचर से पहले मिला पर शेयर उतना ही मैक्सिमम हम दे सकते हैं। इसी को अगर हम फॉर्मूले में शो करें तो फॉर्मूला क्या होगा आपका? फॉर्मूला होगा क्रेडिट साइड ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट। क्रेडिट साइड ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट आपको कहां से मिलेगा? फॉरफिचर वाली एंट्री में। फॉरफिचर वाली एंट्री में देखिए 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट है, जितना अमाउंट होगा वो आप दे देंगे। दैट इज डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स। उसको आप क्या करेंगे? जितना शेयर्स आपने फॉरफिट किया था उससे डिवाइड कर देंगे। अब आपको क्या मिलेगा? एक शेयर पे अमाउंट रिसीव्ड प्रायर टू फॉरफिचर। तो आपको जितने शेयर्स का चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज री इशूड शेयर्स। तो आपको टोटल जितने शेयर आप इशू कर रहे हैं वो उसका मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट होगा ये किस में आएगा? शेयर फॉरफिचर अकाउंट में आएगा। और उस कंडीशन में बैलेंसिंग फिगर जाएगी बैंक में। चौथा, जैसे ही आप री इशू की एंट्री करेंगे
तो आप देखेंगे अगर कोई प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर री इशू पे आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने शेयर्स को मैक्सिमम डिस्काउंट पे री इशू किया है, मैक्सिमम डिस्काउंट पे कंसेशन, मैक्सिमम कंसेशन पे आपने री इशू किया है, तो वहां पे कोई प्रॉफिट ऑन री इशू नहीं होगा, मतलब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो अब आप ये देखते हैं कि कैपिटल रिजर्व की एंट्री और उसका कैलकुलेशन। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब आते हैं हम इस कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। कैपिटल रिजर्व नॉर्मली आपको बता दिया जाता है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो डिफरेंस है वही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा उसी कंडीशन में जब होगा जब जितना शेयर्स आपने फॉरफीट किया उतना पूरा आप री इशू कर दे रहे हैं, तब आप ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो उसको कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, देखिए, क्रेडिट साइड ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट divided by forfeited shares multiplied by reissued shares। अभी जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट का, ये वही है, कैपिटल रिजर्व का नहीं, इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ शेयर फॉरफीचर ये आपको कहां से मिलेगा, फॉरफीचर की एंट्री से। फॉरफीटेड शेयर्स जितना फॉरफीट कर रहे हैं उसे आप डिवाइड कर दीजिए, एक मिल गया आपको, मल्टीप्लाइड बाय जितने शेयर्स आप री इशू कर रहे हैं, माइनस डेबिट साइड ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। माइनस क्या करना है आपको, जो री इशू की एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हुआ है उसको आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो ये था आपका कैपिटल रिजर्व का। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि एक्स भी डिफॉल्ट कर रहा है, वाई भी डिफॉल्ट कर रहा है, दोनों के शेयर्स फॉरफीट हुए और दोनों के फॉरफीटेड शेयर्स का कुछ पार्ट री इशू किया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते समय आपको इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा अमेंडमेंट करना होगा, थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा, एक स्टेप। क्या बढ़ेगा, जैसे दो शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर रहे हैं ए और बी, तो सबसे पहले आप क्रेडिट साइड ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ए का डिवाइडेड बाय फॉरफीटेड शेयर्स ए का मल्टीप्लाइड बाय री इशूड शेयर्स ए का प्लस सेम फॉर्मूला बी के लिए, क्रेडिट साइड ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट of B divided by forfeited shares of B into reissued shares of B। अगर C है तो इसी तरीके से प्लस C भी हो जाएगा, माइनस डेबिट साइड ऑफ
शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहां पे अब एक और चीज आप ध्यान में रखेंगे, नोट। सेपरेट एंट्री will be passed for every defaulter shareholder for forfeiture। फॉरफीचर के लिए आपको अलग अलग एंट्री पास करनी होगी। एक्स के फॉरफीचर के लिए अलग, वाई के फॉरफीचर के लिए अलग, जेड है तो जेड के फॉरफीचर के लिए अलग। लेकिन ओनली वन एंट्री विल बी पास्ड फॉर री इशू। लेकिन री इशू के लिए आपको कितनी एंट्री पास करनी है? एक्स वाई जेड सबके शेयर मिला के एक बार करना है। यहां पे एक छोटी सी बात आप और ध्यान रखेंगे कि अगर ये जो री इशू हो रहा है, सॉरी फॉरफीचर हो रहा है, ये अलग अलग स्टेज पे है तो फॉरफीचर तो आपको अलग अलग करना ही है। लेकिन अगर री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स इमीडिएटली आफ्टर फॉरफीचर ऑफ एवरी इंडिविजुअल शेयर होल्डर हो रहा है तो उसकी एंट्री आप वहीं पे कर देंगे अलग अलग। जैसे एक का शेयर फॉरफीट हुआ फर्स्ट कॉल के बाद और उसी के बाद उसको री इशू कर दिया गया, तो ए का फॉरफीचर और ए का री इशू अलग। बी का फॉरफीचर फाइनल कॉल के बाद हो रहा है और उसका री इशू भी फाइनल कॉल के बाद हो रहा है तो उसका फॉरफीचर अलग, री इशू भी उसका अलग होगा। यहाँ पे आप ज्वाइंट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के बीच में इंटरवल है, दोनों के री इशू के बीच में इंटरवल है। अगर री इशू एक साथ किए जा रहे हैं ओनली दैट टाइम, ओनली दैट कंडीशन आप एक एंट्री पास करेंगे। तो ये था आपका फॉरफीचर, री इशू एंड प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आइए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि issued 3 lakh shares of rupees 10 each at 25% प्रीमियम। तो 10 का 25 इसका मतलब 2.5 रुपीज प्रीमियम है जो कि अलॉटमेंट पे पेबल है। एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 3 जिसमें आप 2.5 प्रीमियम जोड़ देंगे तो टोटल आपका अलॉटमेंट पे पेबल अमाउंट 5.5। फर्स्ट कॉल 3, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1। अलॉटमेंट हो रहा है 1 लाख एप्लीकेंट्स को 1 लाख शेयर्स, 3 लाख एप्लीकेंट्स को 1 लाख, 1,50,000 एप्लीकेंट्स को 1,50,000 एप्लीकेंट्स को कुछ भी हम नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपके पास 4 लॉट हो रहे हैं, लॉट 1, लॉट 2, लॉट 3, लॉट 4, जिसमें से प्रोराटा अलॉटमेंट लॉट 2 है एंड लॉट 3 है, जिसका आपको कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करना होगा। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 6 लाख। अब क्वेश्चन में एक शेयर होल्डर है ए जो कि लॉट ए से बिलोंग करता है, लॉट 2 से सॉरी, जिसके पास 3000 शेयर्स अलॉटेड हैं, उसने केवल एप्लीकेशन पे पेमेंट किया। दूसरा शेयर होल्डर है बी जो कि लॉट बी से बिलोंग करता है, इसके पास 4500 शेयर्स हैं, 4500 शेयर्स इसने अप्लाइड किया है, इसका मतलब इसका अलॉटेड आपको निकालना होगा। इसने भी केवल एप्लीकेशन का पेमेंट किया। री इशूड 4500, ए और बी के शेयर्स में से हम 4500 शेयर्स री इशू कर रहे हैं, जिसमें बी के सारे शेयर्स हैं और रेट ऑफ री इशू है 9 पर शेयर।
तो आइए एंट्री करते हैं। एंट्री करने से पहले आपको क्या करना होता है, वर्किंग नोट का कैलकुलेशन होता है। तो आते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं अप्लाइड टू अलॉटेड। अप्लाइड को कितना हम अलॉट कर रहे हैं। तो 1 लाख एप्लीकेंट्स को आप कितना दे रहे हैं, 1 लाख फुल अलॉटमेंट। 3 लाख को आप दे रहे हैं 1 लाख प्रोराटा अलॉटमेंट है। 1,50,000 एप्लीकेंट्स को भी आप दे रहे हैं 1 लाख, और 50,000 एप्लीकेंट्स को हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो टोटल अलॉटेड हो गया आपका 3 लाख और टोटल अप्लाइड हो गया आपका 6 लाख। ये आपका हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया आपका। अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या है, जितने आपके पास प्रोराटा अलॉटमेंट वाले लॉट हैं उनका इंडिविजुअल कैलकुलेशन। तो आते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 लॉट 2। तो लॉट 2 में, या जब हम लॉट का कैलकुलेशन करते हैं तो हम स्टार्टिंग करते हैं सरप्लस से। सरप्लस, तो यहां पे सरप्लस है कितना, सरप्लस है आपके पास 3 लाख अप्लाइड है, 1 लाख अलॉटेड है। तो आपके पास एक्सेस शेयर्स कितने हो गए, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई एप्लीकेशन रेट दैट इज 3, 2 3 जा 6 लाख। इसमें से हम लेस करते हैं ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो ड्यू आप कैसे करेंगे, ड्यू करने के लिए उस ग्रुप का अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट रेट। तो उस ग्रुप को अलॉटेड कितना है 1 लाख, और अलॉटमेंट पे आपको कितना चाहिए 3 + 2.5 टोटल 5.5 रुपीज। तो ये कितना हो गया 5,50,000 हो गया। सरप्लस और ड्यू में हम कंपैरिजन करते हैं, 6 लाख और 5,50,000 दोनों में जो कम है, कौन सा कम है 550, वो आपका हो जाएगा एडजस्टेड ऑन, जिस पे आप ड्यू कर रहे हैं। किस पे ड्यू कर रहे हैं, अलॉटमेंट पे ड्यू कर रहे हैं, तो एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट हो गया आपका। अब आप बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस 50,000, ये फिर से आपका सरप्लस है, और सरप्लस जब तक रहेगा आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो अलॉटमेंट के बाद नेक्स्ट कॉल पे जाएंगे, लेस ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। अलॉटेड शेयर्स 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉल का रेट 3 लाख। अब एक बार फिर हम सरप्लस और ड्यू में कंपैरिजन करेंगे, तो सरप्लस आपका कम है, तो ये हो गया आपका एडजस्टेड ऑन। ड्यू आपने किस पे किया है फर्स्ट कॉल पे, तो ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। बैलेंस कर दीजिए 2,50,000 निगेटिव जैसे ही आएगा आपका क्वेश्चन खत्म, और ये पैसा आपको चाहिए रिसीवेबल हो गया। इन द सेम वे अब हम आएंगे वर्किंग नोट नंबर 3 लॉट 3 में। लॉट 3 में जब आप आएंगे तो फिर से आप देखेंगे कि आपके पास सरप्लस कितना आ रहा है। सरप्लस निकालने के लिए इस लॉट मतलब लॉट 3 का अप्लाइड और लॉट 3 का अलॉटेड दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 50,000 मल्टीप्लाइड बाई एप्लीकेशन रेट 3, तो ये हो गया आपका 1,50,000, 1,50,000। अब इस 1,50,000 में से हम लेस करेंगे, लेस ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट या ड्यू आपका हमेशा किस पे होगा, अलॉटेड। उस ग्रुप का अलॉटेड कितना है 1 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5.5, तो ये आ गया आपका 5,50,000। सरप्लस और ड्यू फिर से कंपेयर आप कर लीजिए, तो कम कौन सा है 150, तो ये हो गया आपका एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट।
बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस 4 लाख निगेटिव आ रहा है, और जैसे ही निगेटिव आएगा आपका कैलकुलेशन खत्म। तो ये हो गया आपका ग्रुप का कैलकुलेशन। 3 स्टेप हैं वर्किंग नोट के। पहला, टेबल बना लेना आपका अप्लाइड और अलॉटेड के लिए। दूसरा, जितने भी ग्रुप आपके पास हैं उनका कैलकुलेशन कर लेना। प्रोराटा वाले सारे ग्रुप का कैलकुलेशन नहीं करना है। देखिए जैसे यहाँ पे पहला ग्रुप 1 लाख टू 1 लाख, इसका कोई कैलकुलेशन आपने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। दूसरा, 50,000 को कुछ नहीं, जब आपने कुछ दिया ही नहीं तो उसका कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, उसका पैसा हम एप्लीकेशन मनी के ट्रांसफर के साथ ही उनको शेयर होल्डर्स को एप्लीकेंट्स को, इन्वेस्टर्स को हम रिटर्न कर देंगे। अब इसके बाद आते हैं हम तीसरे स्टेप में, जो शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर रहे हैं उनका कैलकुलेशन। तो डिफॉल्ट कर रहा है ए और बी, तो इसका मतलब अभी 2 वर्किंग नोट आपके और होनी है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए वर्किंग नोट नंबर 4 में आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4 ये आपका रिलेटेड है शेयर होल्डर ए से। तो जब भी हम इंडिविजुअल शेयर होल्डर में आते हैं तो हमको 2 इंफॉर्मेशन चाहिए उस शेयर होल्डर से, एक उसका अप्लाइड और एक उसका अलॉटेड। एक क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे यहाँ पे ए का अलॉटेड दिया हुआ है तो हमको इसका ए का अप्लाइड निकालना होगा। अप्लाइड, तो अप्लाइड निकालने का फॉर्मूला है अप्लाइड बाई लॉट। ए लॉट बी से सेकेंड लॉट से बिलोंग कर रहा है तो उसका अप्लाइड है 3 लाख डिवाइडेड बाई उसका अलॉटेड टू लॉट 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई इंडिविजुअली अलॉटेड 3,000। तो ये कितना हो गया 9,000। अलॉटेड क्वेश्चन में दिया ही है 3,000। 6,000 आपका आ गया एक्सेस शेयर्स। एक्सेस शेयर्स का कैलकुलेशन आप ग्रुप वाले कैलकुलेशन में भी कर रहे थे, यहाँ पे भी कर रहे हैं। इंडिविजुअल और ग्रुप का कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट बेस सेम है, केवल डिफरेंस ये है कि वहां पे आप पूरे ग्रुप को कंसीडर करते थे, यहाँ पे आप एक आदमी को कंसीडर करेंगे। एक आदमी का अप्लाइड, एक आदमी का अलॉटेड। तो आते हैं सबसे पहले हम सरप्लस में। सरप्लस एक्सेस शेयर्स मतलब 6,000 मल्टीप्लाइड बाई एप्लीकेशन रेट 3, तो ये हो गया आपका 18,000। ए का हमारे पास जमा है। अब हम देखेंगे इसमें से अलॉटमेंट पे कितना हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेस ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटेड शेयर्स हैं 3,000 और अलॉटमेंट का रेट है 5.5। तो 5.5 ये हो गया आपका 16,500। बचा कितना 1,500 अभी भी हमारे पास बच रहा है। तो इसका मतलब भले ए ने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया लेकिन अलॉटमेंट पे उसका कोई एरियर नहीं है क्योंकि उसका पैसा पहले ही एडवांस के फॉर्म में हमारे पास जमा। तो आगे आते हैं, लेस ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। 3,000 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से हो गया 9,000 रुपीज, और फर्स्ट कॉल का पेमेंट ए नहीं कर रहा है। तो बचा कितना आपके पास 7,500। यही हो गया आपका एरियर ऑन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल। इसी में आप जोड़ दीजिए एरियर ऑन सेकेंड कॉल। 3,000 शेयर्स पे 1 रुपए के रेट से 3,000 रुपीज, टोटल हो गया 10,500। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, इसलिए हमने निगेटिव निगेटिव नहीं लिखा है। आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक ईयर है तो टोटल कर दीजिए 10,500। इसको हम लिख देते हैं एरियर ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ए का, बी का 7,500 एंड 3,000
टोटल 10,500। अब इसी तरीके से हम आते हैं वर्किंग नोट नंबर 5 में, जो कि बी से रिलेटेड है। फिर इंडिविजुअल का है, फिर आपको सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। तो अप्लाइड और अलॉटेड दो चाहिए क्वेश्चन में। बी का अप्लाइड दिया हुआ है 4,500, आप इसका अलॉटेड निकाल लीजिए। अलॉटेड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अप्लाइड वाला रिवर्स हो जाएगा, allotted to lot divided by applied by lot multiplied by individually applied। तो B lot 3 से बिलोंग कर रहा है, तो allotted by applied 1 lakh divided by 1,50,000 multiplied by individually applied 3,000। एक्सेस शेयर्स हो गए आपके 1,500। अब हम निकाल लेते हैं सरप्लस। तो एक्सेस शेयर्स 1,500 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन रेट 3, 4,500 बी का हमारे पास जमा है। अब देखें कि अलॉटमेंट पे हमको कितना चाहिए, माइनस ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे इसके अलॉटेड शेयर्स हैं 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 5.5, तो ये हो गया आपका 16,500। 4,500 जमा है और जबकि आपको चाहिए 16,500, तो बचा कितना 12,000 जो कि पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो यही हो गया आपका एरियर ऑन अलॉटमेंट। इसी में आप प्लस कर दीजिए एरियर ऑन फर्स्ट कॉल 3,000 शेयर पे 3 रुपए के रेट से 9,000 प्लस एरियर ऑन सेकेंड कॉल 3,000 शेयर पे 1 रुपए के रेट से 3,000। टोटल हो गया आपका 24,000 बी का टोटल एरियर। यहाँ पे भी नोट कर लेते हैं 12,000, 9,000 एंड 3,000, टोटल 24,000। अब इसके बाद अगले स्टेप पे आते हैं हम लोग जनरल एंट्रीज। पहली एंट्री होगी आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट आप कैसे निकालते हैं, शेयर्स अप्लाइड मीन्स 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन रेट 3, 18 lakh। Second entry, share application account debit 18 lakh to share capital। कैपिटल आपको हमने बताया है कि हमेशा अलॉटेड शेयर्स पे आएगा। अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 3 लाख हैं, तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 लाख हो गया। 2 शेयर अलॉटमेंट, ये आप वर्किंग नोट से ले लेंगे। कौन सा वर्किंग नोट, जो ग्रुप का आपने कैलकुलेशन किया था वहां पे आपने लिखा था एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। देखिए लॉट नंबर 2 एंड लॉट नंबर 3 जरा ध्यान से देखिए, उसमें एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट कितना है। 2 में है 5,50,000 और 3 में है 1,50,000, तो टोटल एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट कितना हो गया 7 लाख। लिख दीजिए। फिर वापस से आप देखिए लॉट नंबर 2 और 3 में क्या एडजस्टेड ऑन कॉल्स है, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल या दोनों। तो लॉट नंबर 2 में आपको मिलेगा एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल 50,000। कॉल का जो भी पैसा होगा उसको आप क्या करेंगे, उसको आप कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर करेंगे। जैसे अलॉटमेंट का जो एक्सेस पैसा था वो अलॉटमेंट अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया, लेकिन कॉल का जो एडवांस पैसा होगा उसको आप क्या करेंगे,
उसको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट अमाउंट 50,000। अब आते हैं टू बैंक जितने शेयर्स को हमने अलॉटमेंट नहीं किया है उनका पैसा हम वापस कर देंगे। तो ऐसे 50,000 एप्लीकेंट्स थे जिन लोगों ने 3 रुपए के रेट से दिया था 1,50,000। देख लीजिए बराबर हो रहा है 16, 50, 17, 118 लाख। फिर से एक बार ध्यान रखिए कि जो आपकी सेकेंड एंट्री है उसमें कोई भी अमाउंट आपको बैलेंस करके नहीं लिखना है, सब कैलकुलेटेड होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट, allotment money due, share allotment account debit, to share capital account, to securities premium reserve account। allotment पे आपको कितना चाहिए, 3 रुपए कैपिटल का और 2.5 प्रीमियम का। तो 3 लाख इंटू 3 9 लाख कैपिटल हो गया आपका, और 3 लाख इंटू 2.5 7,50,000 आपका प्रीमियम हो गया। तो टोटल हो गया आपका 16,50,000। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब जरा सा वर्किंग नोट में फिर से वापस जाइए, इंडिविजुअल वाले वर्किंग नोट में देखिए क्या एरियर ऑन अलॉटमेंट है आपके क्वेश्चन में वर्किंग में। तो आपको मिलेगा वर्किंग नोट नंबर 5 में एरियर ऑन अलॉटमेंट, बी वाले बी शेयर होल्डर का अलॉटमेंट पे एरियर है, ए का नहीं था। कितना एरियर है यहां से आप देख लीजिए, फर्स्ट 12,000 बी का था। तो कॉल्स इन एरियर डेबिट 12,000 टू शेयर अलॉटमेंट। अब एक बार फिर से हम देखते हैं कि अलॉटमेंट पे आपको पेमेंट कितना चाहिए, 16,50,000 आपको चाहिए। जबकि सेकेंड एंट्री में देखिए एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट था आपका 7 लाख, इसका मतलब 7 लाख आपके पास ऑलरेडी एडवांस जमा है। तो 16,50,000 में से आप 7 लाख माइनस कर दीजिए, तो आपके पास बचा 9,50,000, जिसमें से 12,000 एरियर घटा दीजिए, तो आपके पास बचा 9,38,000। ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, यहाँ पे बैंक बैलेंसिंग फिगर से आएगा। अब आते हैं फर्स्ट कॉल मनी ड्यू एंड रिसीव्ड। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, 3 लाख शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से हो गया आपका 9 लाख। अब आप रिसीव कर लीजिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब जरा सा देखिए वर्किंग नोट में कि क्या एरियर था आपका फर्स्ट कॉल पे। तो ए का भी एरियर है और बी का भी एरियर है। तो कॉल्स इन एरियर लिख दीजिए, कॉल्स इन एरियर डेबिट। वर्किंग नोट में देख लेते हैं कि फर्स्ट कॉल पे एरियर कितना है, 7,500 ए का और 9,000 बी का। टोटल कर दीजिए 16,500 एरियर हो गया आपका। वापस आइए एंट्री नंबर 2 में, कॉल्स इन एडवांस 50,000। वर्किंग नोट में आपने जो निकाला था एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल 50,000, उसको भी आप यहां पे एडजस्ट कर देंगे। कॉल्स इन एडवांस डेबिट 50,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे आपको चाहिए 9 लाख, जिसमें से 50,000 एडवांस का ऑलरेडी आपको मिल चुका है।
बचा 8,50,000, जिसमें से 16,500 एरियर हो गया, आपको नहीं मिला, तो आपका बचा 9,33,500 अमाउंट रिसीव्ड। ये फिर से आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। अब आते हैं शेयर सेकंड कॉल ड्यू एंड रिसीव्ड। तो शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 रुपए के रेट से आपको पैसा चाहिए, 3 लाख शेयर हैं, तो टोटल ड्यू अमाउंट हो गया आपका 3 लाख। अब अमाउंट रिसीव कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, कोई एडवांस नहीं है क्योंकि कोई एडजस्टेड ऑन सेकंड कॉल नहीं है आपके पास। तो टू शेयर सेकंड कॉल 3 लाख। वर्किंग नोट में देख लीजिए, एरियर ऑन सेकंड कॉल कितना है, ए का 3,000 है और बी का भी 3,000 है, 3 + 3 टोटल हो गया आपका 6,000 रुपीज। तो ये हो गया आपका 2,94,000। ये आपकी नॉर्मल एंट्रीज हो गई। अब क्वेश्चन आता है फॉर फीचर का, उसके लिए एंट्री। तो आते हैं फॉर फीचर के लिए। आपको हमने बताया था कि फॉर फीचर की एंट्री आप सेपरेट करेंगे, मतलब हर डिफॉल्टर शेयर होल्डर के लिए सेपरेट एंट्री। तो पहले हम ए के लिए करते हैं, फिर बी के लिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी ए के लिए, जब आप फॉर फीचर करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें आप अमाउंट कैसे लिखेंगे, फॉरफीटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप। तो जरा देखिए, ए से आपने कितना मांगा, यहाँ पे देखिए, ए से आपने एप्लीकेशन का पेमेंट मांगा, उसने दिया। अलॉटमेंट आपने मांगा, उसने नहीं दिया। फर्स्ट कॉल आपने मांगा, नहीं दिया। सेकंड कॉल आपने मांगा, उसने नहीं दिया। सेकंड कॉल के बाद आप उसके शेयर्स को फॉरफीट कर रहे हैं, तो 3 3 3 + 1 टोटल कॉल्ड अप कितना हो गया 10। और ए के पास शेयर्स कितने थे, ए के पास शेयर्स हैं 3,000, तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 टोटल 30,000। अब दूसरा नंबर आता है कि क्या प्रीमियम है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्वेश्चन में प्रीमियम है। अब हम देखेंगे जिस शेयर होल्डर्स के शेयर्स को हम फॉरफीट कर रहे हैं उसने प्रीमियम का पैसा दिया है या नहीं दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रीमियम ड्यू किस पे है। प्रीमियम यहाँ पे अलॉटमेंट पे ड्यू है। और आप वर्किंग नोट नंबर 3 में जाइए, 4 में जाइए, वहां देखिए क्या ए का एरियर अलॉटमेंट पे है, चेक करिए, नहीं है। नहीं है इसका मतलब प्रीमियम आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप आ जाइए एरियर पे। तो 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, एरियर ए का आपको लिखना है, तो ए का टोटल एरियर देखिए कितना है 10,500, यही आप लिख दीजिए। बचा वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। शेयर फॉर फीचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 19,500। ए का काम खत्म। अब आते हैं बी में। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो बी के पास कितने शेयर्स हैं, अप्लाइड किया था उसने 4,000, लेकिन अलॉटेड उसका भी आया था 3,000। तो आप देखेंगे कॉल्ड अप कितना है, बी से हमने एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट कॉल मांगा, फाइनल कॉल भी मांगा, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद ही बी का भी फॉरफीचर हो रहा है। तो टोटल कितना हो गया 10, 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 30,000। अब हम चेक करेंगे कि क्या बी का कोई प्रीमियम बच रहा है जो हमको बी से नहीं मिला। तो इसके लिए फिर से उसके वर्किंग नोट में जाइए, चेक करिए कि क्या एरियर ऑन अलॉटमेंट है। एरियर ऑन अलॉटमेंट है, कितना है 12,000 है।
तो अब हम देखेंगे कि जो 12,000 एरियर है इसमें प्रीमियम का अमाउंट कुछ है या नहीं है। इसको चेक करने का एकदम सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? फॉरफिटेड शेयर्स देखिए कितने हैं 3,000। प्रीमियम का रेट चेक करिए कितना है 2.5। तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 कितना हो गया 7,500। अगर ये प्रीमियम का अमाउंट इस एरियर से कम ज्यादा है एरियर से अगर प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा है तो जितना ज्यादा होगा वही प्रीमियम नॉट रिसीव्ड होगा प्रोराटा के केस में। आप प्रोराटा का क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रोराटा के केस में फिर से एक बार समझ लीजिए। आप सबसे पहला काम फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई प्रीमियम रेट निकाल लीजिए। जो अमाउंट आया उसको एरियर अमाउंट से कंपेयर करिए। अगर प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा है तो जितना ज्यादा होगा दैट इज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड इन द केस ऑफ प्रोराटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पे 7,500 है और यहाँ पे 9,000 है। इसका मतलब एक भी 12,000 है, इसलिए इसका मतलब प्रीमियम नॉट रिसीव हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट 7,500 टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। टोटल एरियर बी का 24,000। बैलेंस कर दीजिए टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस आ गया आपका 13,500। ये आपका फॉर फीचर की एंट्री हो गई, ए की और बी की। अब आते हैं हम री इशू। आपको हमने बताया था कि री इशू की एंट्री आप साथ में करेंगे, तो री इशू कर देते हैं हम। बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि री इशू एट द रेट ऑफ 9। कॉल्ड अप कितना है, मतलब पेड अप कितना है, क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो जो कॉल्ड अप है वही पेड अप हो जाता है। तो कॉल्ड अप कितना था आपका 10 था। कॉल्ड अप 10, तो 10 हो गया। तो 10 रुपीज का शेयर 9 पे इशू कर रहे हैं, इसका मतलब डिस्काउंट पे आप इशू कर रहे हैं। तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 9 27,000। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, इसमें आप बैलेंस लिखते हैं टू शेयर कैपिटल 3,000 मल्टीप्लाइड बाई कॉल्ड अप और पेड अप दैट इज 10, 30,000, 3,000 आपका शेयर फॉर फीचर। अब आपका बचता है कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन। तो पहले आप एंट्री कर दीजिए, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। एंट्री क्या हो गई आपकी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू, कैपिटल रिजर्व निकालते समय अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दो शेयर होल्डर हैं, दो शेयर होल्डर्स का फॉर फीचर और रेशियो है। तो दोनों के लिए हम दोनों वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम ए का कंसीडरेशन करते हैं। तो ए का क्रेडिट साइड ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ए का क्रेडिट साइड कितना है 19,500। ए के लिए 19,500 डिवाइडेड बाई ए का फॉरफिटेड 3,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई री इशू। तो ए का री इशू कितना है, टोटल री इशू है 4,500 शेयर्स, उसमें से बी का पूरा है मतलब 3,000, तो बचा कितना 1,500 शेयर्स ए के री इशू हो रहे हैं। 1,500 प्लस बी के लिए भी आप निकाल लीजिए, बी का फॉरफिटेड शेयर्स, शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट साइड ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट
13,500 divided by B का forfeited 3,000 into B का reissued 3,000 minus debit side of share forfeiture account 3,000. तो ये डिवाइडेड बाई 2, 19,500 बाई 2, 9,750 प्लस ये पूरा कट गया तो 13,500 माइनस 3,000 is equal to 20,250 capital reserve. ये था आपका पूरा प्रोसेसिंग। एक बार इसको पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में लगभग आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने का प्रयास किया गया है। आप प्रैक्टिस करिए, कहीं कोई कंफ्यूजन होती है, प्रॉब्लम होती है, डोंट हेजिटेट टू आस्क। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। थैंक यू।